ओवरहेड्स की थर्ड क्लास है हमारे पास, और थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, फिर मैंने प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी और करवानी है इंशाल्लाह। फिर ये कि आज टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ये। सबसे पहली चीज़ तो है कि देखिए, हमने एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट और एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर 1 के स्टार्ट में चीज़ें बताई थी कि क्या होती है ना। तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लिखवाई भी हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि डीलिंग विद ओवरहेड्स, यानी कि ओवरहेड से किस तरह डील करना होता है। तो हमारे पास 4 स्टेप्स है। उसके पहले एलोकेशन होती है, अपॉर्चमेंट होती है, रीअपॉर्चमेंट होती है और एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई थी। अगर याद नहीं है तो एक दफ़ा जाके उसको दोबारा देख लें। लेकिन मेरा यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको दोबारा लिखा हुआ है। एक दफ़ा इसको भी रीड कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा वो रिफ्रेश हो जाए कि वो क्या पढ़ाया हुआ था। ठीक है। लेकिन बहरहाल वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की खासियत यही होती है कि उनको बार बार देखा जा सकता है, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक वीडियो को देखते हो तो दोबारा उसको देखें। तो एक दफ़ा आपने देखा, अब आपको कुछ चीज़ समझ में आई, दोबारा देखेंगे पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है ना। बहरहाल, तो यहाँ पे एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है और उनका पर्पस लिखा हुआ है, थोड़े अच्छे अल्फाजों में चीज़ें करके लिखी हुई है। ठीक है ना। तो इससे होगा कि ये अपने पास अच्छे तरीके से, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज करके ये हाईलाइटेड हुआ हुआ अपने पास कॉपी करना है और इसको याद करना है, ताकि एग्जाम में फिर आप कर पूछी जाए चीज़ें तो आपको पता हो। सही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दी हुई है, वो भी देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको अपने पास कॉपी करना है। ठीक है। क्यों कॉपी करना है? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं कॉपी करवा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या था कि आपको याद हो। कॉपी करेंगे याद होगा, चीज़ें वगैरह याद रहेंगी, लिखेंगे याद रहेगा, पढ़ने से भी याद होती है, लेकिन लिखने से और ज़्यादा, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। अब ये क्या है, बेसिकली हमारे पास ये तरह तरह के फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ना, मतलब भाई रेंट हो सकता है, बिल्डिंग इंश्योरेंस हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है। ये सारी तरह के जो है ना हमारे पास जो है ना वो ओवरहेड्स होते हैं, तरह के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। उनकी बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसकी बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या होगी, इसकी बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे उनकी रीजनिंग दी हुई है कि वो रीजनिंग क्यों है। ठीक है ना। तो एक ये पॉज करके हाईलाइट होगा, कॉपी करना है, और दूसरा पे उसके नीचे ये, सही, पॉज करके इसको हाईलाइट हुआ हुआ कॉपी करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया हुआ है कि ओवरहेड जब हम बेसिकली सेलेक्ट कर रहे होते हैं बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट, वो क्यों, क्या रीजंस होते हैं ना। तो एक दफ़ा जिस तरीके से उसको पढ़ के समझना है, ये सारी वो चीज़ें जो मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सही। अब ये वो चीज़ें जो आपने याद कर दी है, अपने पास लिख के याद करनी है। सही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए ज़रा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। मैंने पढ़ाई थी कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन होती है। तो अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है अफेक्ट। सही ना। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या या ओवर एब्जॉर्प्शन का अफेक्ट क्या होता है बेसिकली। ठीक है ना। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। बेसिकली अगर आपने अंडर एब्जॉर्प्शन किए तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर स्टेटेड हो जाएगी। बेसिकली यानी कि आपने कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो कम कैलकुलेट की होगी। सही ना। बेसिकली इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है लेस कॉस्ट पर यूनिट देन एक्चुअलिटी, यानी कि एक्चुअल में कितना है। सही। इसका मतलब ये, द प्रोडक्ट हैज नॉट बीन चार्ज विद द फुल शेयर ऑफ एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। सही। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी क्या हो सकती है, आप अंडरस्टेटमेंट कर दोगे। बेसिकली जो है ना कि जो एक्चुअल इन्वेंट्री कॉस्ट होगी, बजाय वो रिकॉर्ड करने के आप उससे कम इन्वेंट्री कॉस्ट, कि आपने अगर कॉस्ट पर यूनिट ही सही से कैलकुलेट नहीं की, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करोगे वो भी सही से हो नहीं पाएगी। प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएंगे। सही ना। ये कॉस्ट कम रिकॉर्ड होगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सही ना। तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सही का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई आपने जो है वो कि कॉस्ट कब रिकॉर्ड की ना, लेस कॉस्ट इक्वल्स मोर प्रॉफिट। सही। क्योंकि आपने कम कॉस्ट रिकॉर्ड की तो आपको प्रॉफिट क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, मैनेजरियल एक्शन। अब क्या होगा कि अगर आपने अंडर एब्जॉर्प्शन कर ली, उसकी वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट ये होगा कि इनएफिशिएंसी इंडिकेट करता है
यानी कि स्पेंडिंग मोर देन बजटेड। सही है ना। मैनेजमेंट ने क्या किया, बजट से ज़्यादा जो है वो स्पेंड कर दिया, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। सही है, प्रोड्यूसिंग फ्यूअर यूनिट्स देन बजटेड। क्या मतलब है? देखो पहली बात तो ये है कि अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है ना, सही है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है, तो आपने क्या किया होगा, आपने ओवरहेड ज़्यादा इस्तेमाल किए, ओवरहेड क्या किए, ज़्यादा आपने इस्तेमाल किए। और अगर आपने ओवरहेड ज़्यादा इस्तेमाल किए तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई। अब मैं इनएफिशिएंसी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गई। हमें जो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है वो इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग फ्यूअर यूनिट्स एंड बजटेड, इससे कैसे अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकती है ना। कि अगर आपने कम यूनिट बनाए तो एब्जॉर्प्शन कैसे अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा है ना। तो एक्चुअल ओवरहेड आपके ज़्यादा किस तरह क्यों हो गया आपके एक्चुअल ओवरहेड? मैनेजमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट व्हाई कॉस्ट वर हायर, ठीक है, और एक्टिविटी वाज लोअर, ठीक है। क्योंकि लो एक्टिविटी का मतलब ये होगा, लो एक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि आप एब्जॉर्ब कम करोगे, ठीक है। ज्यादा एक्सपेंड करने का मतलब ये होगा कि आपके एक्चुअल ओवरहेड बढ़ गए। सुनो बहुत ध्यान से बात सुनो। ज्यादा स्पेंड करने से एक्चुअल ओवरहेड बढ़ गए, यानी कि आपके एब्जॉर्ब ओवरहेड कम थे तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई। लेकिन अगर आप यूनिट्स कम बनाते हो, तो यूनिट्स कम बनाओगे तो एब्जॉर्प्शन भी कम करोगे, और एब्जॉर्प्शन कम करोगे तो एक्चुअल ओवरहेड भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे इन बातों का मतलब ये है। और यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल बिल्कुल उसका क्या होता है, उलट हो रहा होता है बेसिकली। जो ओवर अंडर में था उसका क्या हो रहा है, बिल्कुल उलट हो रहा है। कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्योंकि ओवर सेपरेट देगी, सही है ना, मोर कॉस्ट पर यूनिट देन एक्चुअल, या ग्रेटर कॉस्ट देन एक्चुअल। सही है। फिर वही इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाली बात, अगर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री भी कर देगी, ओवर वैल्यू हो जाएगी। ओवर एब्जॉर्प्शन करने का मतलब ये होगा कि जो है ना वो कॉस्ट आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। मोर कॉस्ट, सही है। और मैनेजरियल एक्शन क्या है? मैनेजर एक्शन ये है कि ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी, कि आपने बजट के मुकाबले जो है वो कम एक्सपेंड किया। बजट बजट में ज़्यादा था और आपने एक्स स्पेंड जो है वो क्या किया, आपने कम किया, इसकी वजह से ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई। यानी कि एक्चुअल ओवरहेड आपके कम थे, आपने अंदाजा ज़्यादा का लगाया था, लेकिन एक्चुअल कम हुए, यानी कि कम खर्चे हुए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एफिशिएंसी को इंडिकेट कर सकता है। या फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, कि आपने क्या किया कि आपके ओवरहेड जो हो रहे थे वो तो हुई हुए, उतने नॉर्मली हुए, लेकिन क्योंकि आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हुई, ठीक है ना। तो ओवर यूटिलाइजेशन ये प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स देन बजटेड, तो आपने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने से एब्जॉर्प्शन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने से आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड तो अपनी जगह पे जितने होने तो उतने ही रहे, लेकिन क्योंकि आपने ज़्यादा प्रोडक्शन करी तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई। सही है ना, ये सारी चीज़ें बेटर। तो ये दो चीज़ें जो हमें देखनी थी, लेकिन बहरहाल अब क्या आ जाते हैं, हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनाता है वो। द बिजनेस ऑपरेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास, मशीनिंग मशीनिंग एंड फिनिशिंग, और टू सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे पास, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस के। सही है भाई। ओके, अब सबसे पहली बात तो ये कि वन पॉसिबल बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट्स एंड रेट, तो रेंट एंड रेट्स को हम कर सकते हैं अपोर्चमेंट फ्लोरिडा के बेस पे। सही है। मशीनरी डेप्रिसिएशन हम कर सकते हैं मशीन की बुक वैल्यू पे या कॉस्ट पे उसकी। तो डेप्रिसिएशन किस पे होती है आजकल अकाउंटिंग में, अगर देखा जाए अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन होती है आपकी कॉस्ट की बेसिस पे, आपकी नेट बुक वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। कॉस्ट भी लिख सकते हैं या नेट बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर मशीनरी, मशीनरी ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है, तो वो मशीन आवर्स पे हो सकता है।
सही। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर हमें दिया हुआ है, देखो मशीन हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसके हवाले से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर, स्टोर से कितने ऑर्डर आ रहे होते हैं मशीनिंग को और फिनिशिंग को। सही है कि मशीनिंग ने इतने ऑर्डर रिसीव किए स्टोर से, फिनिशिंग ने इतने ऑर्डर रिसीव किए हैं स्टोर से। मेंटेनेंस कॉल आउट दिया हुआ है हमें। सही है, मशीनिंग की कितनी मेंटेनेंस होती है, फिनिशिंग की कितनी मेंटेनेंस होती है, डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं मशीनिंग के और फिनिशिंग के, और फिर लास्टली हमें दिया हुआ है मशीन आवर्स दोनों के। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमें रीअपोर्शमेंट करनी है कि अपॉर्चमेंट हमें करके दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमें अब टोटल अपॉर्चमेंट ओवरहेड हमें करके दिए हुए है, हमें रीअपोर्चमेंट करनी है। सबसे पहले रीअपोर्शन करते हैं स्टोर्स को। तो स्टोर्स को रीअपोर्शन करने पे देखो, अब यहाँ पिछले वाला जो हमारे लास्ट वीडियो में मैंने सवाल किया था उसमें उसमें परसेंटेजेस वगैरह दी हुई थी कि परसेंटेजेस समझ लो कि आपने रीअपोर्शन करना है। लेकिन बेसिकली देखो यहाँ पे परसेंटेजेस नहीं, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें देखना है कि यार देखो हमारे पास, मैं यहाँ पे आता हूँ, बेसिकली हमारे पास स्टोर से क्या हो रहा है, स्टोर से मशीनिंग और फिनिशिंग ऑर्डर रिसीव करे तो स्टोर से उनका ताल्लुक ये इस तरह का है। तो जो टोटल ताल्लुक हो गया भाई, वो 3200 ये और 1800 ये, तो अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5000। सेकेंड, सही है ना। अच्छा, अब इसमें से 3200 किसका मशीनिंग का है, तो स्टोर्स का जो 32 स्टोर्स का कितना हिस्सा मशीनिंग को जाएगा, बेसिकली वो जाएगा सिर्फ 3200 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाय स्टोर के टोटल ओवरहेड कितने, 53,325। सही है। और हमारे पास फिनिशिंग को कितना जाएगा, 1800 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाय, तो अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं अपना, सेकेंड, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, ओ मिल गया। तो ये हो गया 34,128, और ये हो जाएगा 19,197। सही, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, ये टोटल का कॉलम है। सही। सही, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्टोर में से माइनस हो जाएगा, टोटल कॉलम में क्या आएगा, जीरो आएगा। सही है, ये भी हो गया हमारे पास, इसको टोटल कर लेते हैं। ये भी जीरो आ जाएगा, ये अपनी जगह उतर जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 172,850 प्लस 19,197, तो हो जाएगा 192,047, 188,850 प्लस 34,128। सही, ये हो गया वापस। अब फिर मेंटेनेंस जो करेंगे, तो मेंटेनेंस के बेसिस क्या होगी, मशीन कॉल आउट्स, क्योंकि मेंटेनेंस कॉल आउट, सॉरी, तो क्योंकि उनका ताल्लुक क्या है, डिपार्टमेंट से, मेंटेनेंस का है। तो मेंटेनेंस कितनी की है, इसने इतनी की है, जो इसने की है उस हिसाब से देना वो पूछना। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 192। तो मशीनिंग का क्या हो जाएगा, 160/192। और मेंटेनेंस है कि तो 34,775 ये हो जाएगा। और
32/192 जो है हो जाएगा किसका, फिनिशिंग का। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पिछले वाले में ऐसे क्या हो रहा था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ओवरहेड्स दे रहा था सर्विस डिपार्टमेंट्स में। अगर मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखा जाए, हाँ ये देखा, इधर क्या हो रहा है कि आपका जो कैंटीन डिपार्टमेंट है, सॉरी इधर, इस सवाल के अंदर अगर देखें आप लोग, एक सेकंड, हाँ चलो, इस सवाल में क्या हो रहा है, कैंटीन जो है थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा है। तो हमने क्या किया था, पहले कैंटीन का डिस्ट्रीब्यूट किया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का नया टोटल निकाला था, फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, ये सवाल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, जरूरी नहीं कि सवाल में वो चीज़ हो रही हो। अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, 160 डिवाइड बाई 192 मल्टीप्लाइड बाई 34775। एक सेकेंड, 34775 मल्टीप्लाइड बाय 160/192, तो हो जाएगा हमारे पास 28979। और ये हो जाएगा हमारे पास 5796। पोस्टपोन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 28979 5796, और इसमें से वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे टोटल में ज़ीरो ही रहेगा। सही है। अच्छा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका ज़ीरो उतर गया। अब ऐड कर लेते हैं, 222978 प्लस 28979, तो ये हो गया आपके पास 251957 और 192047 प्लस 5796, तो ये हो जाएगा आपके पास 197843। सही है। और अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे ओवरहेड में तब्दीली आनी तो नहीं चाहिए, कि भाई जो इस साइड का कॉलम का टोटल होगा हमारे पास, जब ये सब टोटल किया तो इस साइड का कॉलम का भी टोटल भी हमारे पास यही होना चाहिए, 449800। सही है। और अब यहाँ का भी वही 449800 होना चाहिए। और यहाँ से भी देख रहे हो ना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो ये इतना ही रहा, इसमें दोबारा कुछ नहीं ऐड हुआ तो तब भी ये इतना इतना ही रहा इस वजह से। ठीक है ना। बहरहाल ओ ए आर कैलकुलेट करना है बेसिकली आपने। सही है। तो फॉर मशीनिंग और ओ ए आर फॉर फिनिशिंग, दो डिपार्टमेंट है, दोनों बोले दोनों डिपार्टमेंट को जो है ना ओ ए आर आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए, तो हम कौन सी बेसिस यूज़ करेंगे। देखो मशीनिंग में ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, मशीनिंग के अंदर ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो मशीन आवर यूज़ हो रहा है। समझने वाली बात है, मशीनिंग है ना, मशीन आवर यूज़ हो रहा हो। और फिनिशिंग के अंदर जो है वो, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह तो ऑटोमेटिकली क्या यूज़ हो रहा होगा, लेबर यूज़ हो रहा होगा। तो वो भी दिख भी रहा है हमें कि लेबर आवर आता है, यहाँ पे देखो मशीन आवर आता है, तो बेसिस ये होंगे। इसीलिए मशीनिंग का टोटल ओवरहेड जो है वो 38,600 से डिवाइड होंगे। तो मशीनिंग के टोटल ओवरहेड कितने हैं, 251957 डिवाइड होंगे, और मशीन आवर से, और फिनिशिंग का जो ओवरहेड है यानी कि 197843, वो डिवाइड होंगे लेबर आवर्स। और एक दफ़ा मैं दोबारा चेक कर लूँ कि मशीन आवर्स क्या है और लेबर आवर्स क्या है। 38,600 19,800। सही है, इस तरह करके। तो 251957 डिवाइड बाय 38,600, तो ये हो जाएगा 6.53।
और 197843 डिवाइड बाय 19800, और ये हमारे पास हो जाएगा 9.99। सही है, इस तरह करके। अब उन्होंने बोला है कि दी एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि मशीनिंग के इतने ओवरहेड थे, फिनिशिंग के तो इतने ओवरहेड थे। आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है, तो बेसिकली करना ये होगा आपने कि मशीनिंग के लिए क्या करना होगा। देखो, हमने चेक करना है कि मशीनिंग के एक्चुअल एब्जॉर्प्शन कितनी हुई है ना। तो मशीनिंग की बेसिस क्या थी, मशीन आवर थे। मशीनिंग की एब्जॉर्प्शन की बेसिस क्या थी, मशीन आवर, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने ओवर कैलकुलेट किया था उसका। तो इसके मशीन आवर कितने हैं हमारे पास, 36,940 ना। तो आप करोगे क्या, आप बेसिकली देखो, एक देखो, एक आसान सा फॉर्मूला देखो ना। ओहो, क्या हो गया। फिर तो कुछ चीज़ें कभी कभार ठीक चलती ही नहीं है। चलो, ये हो गया। ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन, ऊपर ही मैंने फार्मूला लिखवाया था, लेकिन एक थोड़ा सिंपल सा फार्मूला देखो ना। सही है ना। बेसिकली एक्चुअल ओवरहेड माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर मैं करता हूँ ना, तो लेट से मेरे पास एक वैल्यू आती है, उन आ जाता है डिफरेंस। क्या आया था, डिफरेंस आया था। अगर ये डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है बेटा, तो उसका मतलब अंडर, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। सही है ना। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है, एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर आएगा। नहीं का डिफरेंस पॉजिटिव है तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है। और अगर आपका ये डिफरेंस आया है नेगेटिव, तो एरो ही नहीं बन रहा। हो गया। और अगर आपका डिफरेंस आता है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुई है, ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। सही है, तो ये करना है आपने। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं हमारे पास दिए हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड जो हुए हैं वो है 265,800 बेसिकली। तो 265,800 आ गए, और माइनस करेंगे अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलते देखो, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो अगर देखा जाए तो हमारी एक्चुअल एक्टिविटी क्या है, उन्होंने बोला ना ये एक्चुअल रिजल्ट है ना। ये क्या है हमारे, ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट है। सही है, तो ये क्या हो गई, इसका मतलब ये डायरेक्ट लेबर आवर है, जो मशीन आवर है, ये बेसिकली क्या है हमारे एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल एक्टिविटी है। सही है ना। और हमें पता है कि यार देखो, मशीनिंग की एक्चुअल एक्टिविटी मशीन आवर है, फिनिशिंग की एक्चुअल एक्टिविटी क्या है, लेबर आवर है। लेबर आवर सेलेक्ट करेंगे कि बेसिस सही है। तो एक्चुअल ओवरहेड कितने बजे, 265,800 माइनस कर देंगे उसमें से
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो कि होगा ओ ए आर, यानी कि मशीनिंग का ओ ए आर मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल एक्टिविटी। तो मशीनिंग का ओ ए आर हमने क्या निकाला था, 6.53 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है, 36,940। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 265,800 माइनस ब्रैकेट में 6.53 मल्टीप्लाइड बाय 36,940। तो याद आएगा मेरे पास 24581 81.8। और क्योंकि पॉजिटिव है तो उसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, ये हो गया मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्प्शन है। अब आए थे फिनिशिंग पे। एक्चुअल कितने फिनिशिंग के ऊपर लिखा है, 187,420। माइनस करवा दूंगा उसमें से मैं, हमारे पास ऊपर 9.99 आया था ओ ए आर मशीनिंग का, और उसकी बेसिस होकर लेबर आवर थी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी की हुई है, 19,260। तो 187,420 माइनस 9.99 मल्टीप्लाइड बाय 192,60। तो ये हमारे पास आ गया, सही है ना, क्योंकि हमारा आंसर आया है माइनस में, हम लिख देंगे -4,987.4। अब यहाँ पे देखो एक गलती है, गलती बताए कि आपने माइनस में लिखा, आप अकाउंटिंग के अंदर हो, आप लोगों के ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में करके लिखोगे, ठीक है। और क्या लिख दोगे, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्प्शन। सही है भाई, इस तरह करके ये हो गया। अब नीचे आते हैं, कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन प्रोडक्ट ऑफ आई। ड्यूरिंग सितंबर 2021 अ कस्टमर रिक्वेस्टेड अ कोटेशन फॉर सप्लाइंग 200 यूनिट्स ऑफ आई, ठीक है। हाई देन रिक्वायर्ड अ 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब टोटल सेलिंग प्राइस करने जैसे पहले पिछला वाला काम किया था वही होगा बेसिकली। सबसे पहले आया था हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, जो कि है 36.20, सही है। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे हैं, डायरेक्ट लेबर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मशीनिंग। तो मशीनिंग में देखो कितना आएगा हमारे पास, मैं वैसे साइड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कैलकुलेशन किस तरह होगी देखो, 45 मिनट्स और $8 पर आवर है, ठीक है। तो 45 मिनट मशीनिंग के क्या है, $8 पर आवर है, और 45 मिनट मशीनिंग में डायरेक्ट लेबर है। तो 45 मिनट्स है ना, तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो बेसिकली देखा हमारे पास यहाँ पे 45 45/60 मल्टीप्लाइड बाय 8, सही है। तो 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो जाएगा 6, सही। और इसी तरह फिनिशिंग का भी निकाल लेंगे। तो फिनिशिंग का क्या निकलेगा, किस हिसाब से निकलेगा, 60 मिनट से पूरा पूरा आवर है ना, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक आवर यानी कि 10 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कोई। अच्छा, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो बस ये हो गई ना, तो उसका ना डायरेक्ट कॉस्ट टोटल कर लेंगे हम। तो डायरेक्ट कॉस्ट अगर टोटल कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 36.20 प्लस 6 हो जाएगा, तो 42.20 प्लस 7 हो जाएगा 52.20। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट कहलाएगा हमारे पास।
अब इसमें ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ओवरहेड का देखो क्या होगा, हमारे पास दो है ना, एक मशीनिंग का, एक फिनिशिंग का। और एक क्या है, फिनिशिंग का। तो कैसे होगा, देखो मशीनिंग का क्या होगा बेसिकली, मशीनिंग के कितने हैं टाइम, मशीन आवर। मशीनिंग में मशीन आवर इस्तेमाल होंगे या लेबर आवर इस्तेमाल होंगे हमारे पास ओवर लगाने पे। तो मशीनिंग में मशीन आवर बेसिस पे हमने किया था ना, तो मशीनिंग में ओवरहेड चिपकाने के लिए भी मशीन आवर ही इस्तेमाल करेंगे। तो कितने हैं मशीनिंग के मशीन आवर्स, 20 मिनट्स है सिर्फ। तो ये हो जाएगा 20/60 मल्टीप्लाइड बाय, और हमारे पास रेट क्या था, रेट था हमारे पास 6.53। तो हो जाएगा 20/60 मल्टीप्लाइड बाय 6.53। तो अगर मैं करता हूँ भाई 20/60 मल्टीप्लाइड बाय 6.53, तो ये हो जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 2.18। सही है। और फिनिशिंग के किस तरह निकलेंगे, क्योंकि फिनिशिंग के लेबर आवर के बेसिस पे हमने अपोर्शन किए थे। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर कितने हैं हमारे, 60 मिनट्स, यानी कि पूरा 1 आवर है। और फिनिशिंग का ओवरहेड रेट तो 9.99, तो पूरा 1 आवर पे क्या लग जाएगा, 9.99। अब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हम, ये टोटल कॉस्ट आ गई। सही है ना। तो 52.20 प्लस 2.18 प्लस 9.99, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64.37। सही है ना। और इस पे क्या लगा देंगे, हमारे पास क्या है, 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना 30%, इसका मतलब हमारे पास देखो, हमें पता है यार, देखो सेलिंग प्राइस जो होती है वो कंसिस्ट करती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और उन्होंने हमें बोल दिया है कि यार देखो हमारे पास 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन जब देखते हैं तो मार्जिन का मतलब होता है आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100% है। तो ये 100% हो गई, इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो गया, 30% हो गया। सही ना। तो बीच में ये कॉस्ट हो जाएगी 70% हो जाएगी। अब हमारे पास कॉस्ट 70% है, हमें जानना है प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि 30%। सही, तो उसके दो तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस निकाल लो और उसमें से फिर कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालो। तो दो तरीके हैं ना, देखो 64.37 को मैं, क्योंकि हम खड़े हुए कायम 70% पे खड़े हैं, कॉस्ट है ना ये हमारी, तो कॉस्ट 70% पे खड़े हुए हैं। सेकंड, हम 70% पे खड़े हुए हैं और मुझे जानना है प्रॉफिट 30% पे, तो मैं 70% से डिवाइड करके 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है। तो 64.37, अच्छा 70% नहीं, सिर्फ 70 से करें ना, थोड़ी सी जिंदगी का आसान कर लें और इसको सिर्फ परसेंट कर लें। वैसे तो आंसर दोनों में सेम ही आना है, अलग नहीं आना है, ऐसा नहीं कि अलग आएगा, सेम ही आएगा। तो डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें इसको। तो 64.37 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा आपके पास 27.59। सही है? तो एक तो तरीका ये हो गया प्रॉफिट निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि सेलिंग प्राइस पहले ढूंढ लो। सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढोगे, 64.37 को 70 से डिवाइड करो, और आप सेलिंग प्राइस के 100 है ना, तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 64.37 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जाएगा 91.98। सही है, ये हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब मैंने क्यों निकाली है ये, सिर्फ ये शो करने के लिए, दोनों तरीके हैं ना, कि सेलिंग प्राइस निकाल ली और मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली 91.98 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 64.37, 91.98 माइनस 64.37,
तो तब भी मेरे पास अराउंड 27.61 आ रहा है। सही है ना? तो वो हल्का सा जो पॉइंट का फर्क है ना, वो हमारी सिर्फ क्योंकि हम पॉइंट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वजह से फर्क है। सही है। मैं फिर एक दफा चेक कर लेता हूँ। 64.37 जो मेरी कॉस्ट आई है, डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 27.59 बनता है। ज़बरदस्त। 64.37 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 91.96 बनता है। सॉरी, 996, इसलिए डबल चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में भी डबल चेक कीजिएगा अगर टाइम होता है तो। सही। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 91.96 को ही सब करूँगा। अच्छा, अब सेम हो जाएगा। हाँ, अब सेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, सॉरी। तो ये आ गया। वो एक आध पॉइंट का फिर भी फर्क हो सकता है, क्योंकि हम पॉइंट में डील कर रहे थे। देखो फिर भी हमने सेम कर लिया किसी तरह। सिर्फ शो कर रहा था कि दो तरीके हैं। ये तो पहले डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल ले, सेलिंग प्राइस निकाल लो, उसमें से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालो, बात ही है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने बोला मैं अपना मार्जिन रख लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना है, 27। इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 91.96, क्योंकि मेरी क्या है, सेलिंग प्राइस। सही ना? ज़बरदस्त। ये हो गया हमारे पास। तो सिंपल सा सवाल है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होनी है, कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होनी है, कहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे करना है। अच्छा, Heather is considering using one factory-wide overhead absorption rate rather than separate departmental overhead absorption rate. Advise Hayden whether or not he should use one factory-wide absorption rate. Justify your answer. अच्छा जी, अब जरा नीचे आओ। मेरी बात सुनो। सेकंड। ओ, ये क्या हो गया? जरा यहाँ पे एक चीज़ समझो जरा। फैक्ट्री वाइड रेट, क्या फैक्ट्री वाइड रेट का मतलब क्या है कि पूरी फैक्ट्री का सिर्फ एक ओवरहेड। अभी क्या था, अलग अलग डिपार्टमेंट के, मशीनिंग डिपार्टमेंट का अलग, फिनिशिंग का अलग। फैक्ट्री वाइड का पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, बेसिकली कब इस्तेमाल करना होता है ना, और क्यों यूज करते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं इसके। ठीक है, व्हेन टू यूज है, सबसे पहली बात तो ये। कब यूज करना है आपने। सही है। प्रोड्यूसेस 1 यूनिट, सबसे पहली बात। ओनली 1 यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। सही है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि सारे प्रोडक्ट्स जो है वो तकरीबन सेम तरीके से चल रहे हैं। मतलब ये है कि बेसिस तकरीबन सेम ही है। ओवरहेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीनिंग मशीन आवर्स थे, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर आवर्स थे। लेकिन अगर दोनों के सेम ही रहे, तो फिर हम ओवरऑल वन रेट ही यूज कर सकते हैं। सही है। और मतलब ओवरहेड कॉस्ट जो है वो तकरीबन सेम तरीके से जो है ना, वो कॉस्ट ड्राइवर सेम ही है। सही है ना? इसको कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन बेसिस आर सेम ओवरऑल।
ओवरऑल। सही। यानी कि एग्जाम्पल, ऑल डिपार्टमेंट आर लेबर इंटेंसिव। सही। और फिर ये है कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी टू कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है ना। सही। और एक और चीज़ हो सकती है क्योंकि आपको मतलब अलग से ये काम नहीं करना पड़ेगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढने का। तो क्योंकि जब आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढने का अलग से कोई काम करना नहीं पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि काम नहीं करना पड़ रहा, काम आप नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या आपको कॉस्ट बचेगी। ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज हो सकते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, सेव्स एडमिन कॉस्ट। सही है। अब यहाँ पे इसके कॉन्स देख लो। कॉन्स क्या होंगे? अच्छा, ये सारे प्लस पॉइंट्स है ना। सॉरी, ये दो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, इसको आप एडवांटेज के तौर पे लिख सकते हो, इन दो पॉइंट्स को। और कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? तो नेगेटिव पॉइंट्स आप ये लिख सकते हो कि इनएक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है ना। कॉन्स हो सकता है कि आप इनएक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। और ओवर कॉस्टिंग या अंडर कॉस्टिंग हो सकती है। सही ना। ऑटोमेटिकली बजट आउट हो सकता है। और अफेक्टिव कंट्रोल आपका कॉस्ट पे नहीं होगा। सही है। इनअफेक्टिव कंट्रोल ओवर कॉस्ट। चलिए जी। सही है। अब आ जाओ डिपार्टमेंटल ओवरहेड पे, कि वो कब यूज़ करना है आपने और उसके कॉन्स क्या हैं। ठीक है, ताकि आपको पता हो। व्हेन टू यूज़ इट, अब कब यूज़ करना है आपने डिपार्टमेंटल ओवरहेड। ठीक है, तो आपके एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट या डाइवर्स प्रोडक्ट है। सही है। प्रोड्यूसेस डाइवर्स या रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और रेंज ऑफ प्रोडक्ट। सही है। और आप कभी यूज़ कर सकते हो कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है ना वो कॉस्ट ड्राइवर्स अलग है। ठीक है ना। कॉस्ट ड्राइवर्स मैंने बताया थे, एब्जॉर्प्शन बेसिस जो होती है। सही है। डिफरेंट departments of different departments have different cost drivers. Oh, have different cost
ड्राइवर्स, ये हैव तो नहीं लग रहा, इसको ठीक कर लेते हैं। और मैं ज़रा यहाँ साइड में लिख भी दूँ कि भाई कॉस्ट, ड्राइवर जो है वो कोई डिग्री नहीं है ड्राइविंग की, वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन बेसिस को कहते हैं। एब्जॉर्प्शन बेसिस के लिए एक नया नाम है, या बेहतर नाम है। सही है। अच्छा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या सूटेबल रहेगा कि आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड यूज़ करो। ठीक है। डिपार्टमेंट्स हैव significantly different types of overhead. ओ, हैंग क्यों हो गया भाई? significantly different type of overhead, यानी कि बेसिकली एक डिपार्टमेंट है टेक्नोलॉजिकल में ज़्यादा डील कर रहा है, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डील कर रहा है, एक डिपार्टमेंट है जो टेक्नोलॉजी में डील नहीं कर रहा। उनके अलग अलग तरह के ओवरहेड होंगे, कुछ डिपार्टमेंट के कुछ ओवरहेड है, कुछ डिपार्टमेंट कुछ ओवरहेड है, तो तरह तरह के ओवरहेड है अलग 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 डिपार्टमेंट के। सही है। और मैनेजमेंट को एक्यूरेट मेजर ऑफ कॉस्ट चाहिए। सही, मैनेजमेंट रिक्वायर्स एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड डिटेल्ड कॉस्ट कंट्रोल। तो ये भी एक एडवांटेज भी हो सकता है आपका। एक्यूरेट कॉस्ट एंड डिटेल्ड कॉस्ट कंट्रोल आपका एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, कि इसके ज़रिए भी ये अचीव करा जा सकता है हमारा। तो आप क्या क्या लिख सकते हो भाई? बोल लिख सकते हो कि प्रोज में क्या क्या लिख सकते हो कि भाई मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो सकती है, लीडिंग टू बेटर प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। हाँ, सही बात है। ये मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ। लीडिंग टू बेटर प्राइसिंग, बेटर प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सही है। और अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कॉस्ट ड्राइवर होता है, ज़ाहिर है आप अप्रोप्रिएट बेसिस यूज़ कर रहे होते हो, अप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस यूज़ कर रहे होते हो आप। ठीक है। साथ साथ जो है वो आपकी जो है वो कॉस्ट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी जो है वो अच्छी तरीके से हो रही होती है। ठीक है। कौन हो सकते हैं कि हाई एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर होती है, और इसको ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है और कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है, इसके ऑटोमेटिक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। हाई एडमिन कॉस्ट, और वजह भी लिखता हूँ ड्यू टू नीड फॉर मल्टीपल कैलकुलेशन एंड कॉस्ट ट्रैकिंग। ड्यू टू नीड फॉर, तो देखो हमारे सवाल तो बहुत सिंपल तरीके से आ रहे होते हैं ना, एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है चीज़। मतलब डिफिकल्ट होता है सब चीज़ों को अच्छी तरीके से सही से मेजर करना और उनको अपने पास अकाउंट करना। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ जो है वो चीज़ें आसान होती हैं। मल्टीपल
कैलकुलेशन एंड कॉस्ट ट्रैकिंग। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि डिटेल्ड, आपने जो है ना डिटेल्ड तरीके से जो है ना वो आपने एलोकेशन और री अपॉर्चमेंट की हुई हो अच्छे तरीके से, एलोकेशन अपॉर्चमेंट और री अपॉर्चमेंट की हुई हो। रिक्वायर्स डिटेल्ड एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट सही है, ताकि फिर आप उसको अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से आप रीअपोर्शमेंट करके एब्जॉर्प्शन वगैरह कर सको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अच्छा बहरहाल, तो ये चीज़ें हमारे पास हैं कुछ चीज़ें। अब ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, इन चीज़ों को सर मैंने बता दी सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझा भी दी हैं। अब करना क्या है भाई, आपने ये चीज़ें देख के यहाँ से ऊपर आना है, आना है, आना है, आना है, आना है, और अब ये एक दफ़ा खुद ये वाला सवाल जवाब लिख लीजिए, देखिए कोशिश करना है। तो बताया था आपने क्या करना है, आपने क्या करना है बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स टू बेसिकली ओ कहाँ आ गए हम लोग आपसे पीछे। आपने करना ये है कि 2 प्रोज, 2 एडवांटेजेस लिखने किसके, फैक्ट्री वाइड के, फैक्ट्री वाइड के 2 प्रोज ऑफ किसके, डिपार्टमेंटल के। सही है, हमें कंक्लूजन देना है 1 प्रो ऑफ योर साइड प्लस 1 कॉन ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि जिसको आप चूज करोगे उसका एक प्रो देना है और जिसको आप चूज नहीं करोगे उसका एक कॉन देना है। ये इवैल्यूएशन हो जाएगी। सही है, आपने बोला मेरे ओपिनियन में जो है ना ये चीज़ बेहतर है इस वजह से और वो चीज़ बुरी है इस वजह से, खत्म हो गई कहानी। सही है, ये एक अच्छा और डिटेल्ड आंसर है जिस पे आपको आराम से 5 मार्क्स मिल सकता है। वैसे जनरली थोड़ा सा इससे, अगर आप इससे थोड़ा सा ढीला आंसर भी लिखते हो लेकिन सही से लिख देते हो तो उससे भी 5 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा और बेहतरीन जवाब है, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको अच्छे तरीके से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अब एक्सप्लेन 2 effects of over absorption that over absorption can have on business। तो ऑटोमेटिकली ये भी आपने क्या करना है, खुद करना है। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली अफेक्ट, अफेक्ट बताना है प्लस एक्सप्लेनेशन। सही है, अफेक्ट प्लस एक्सप्लेन। ये अफेक्ट है इसका मतलब ये है, ये अफेक्ट है इसका मतलब ये। तो चीज़ें यहाँ पे बेटा नीचे लिखवाई भी है, देखो ना, ये बताया हुआ सारा, ये देखो, अफेक्ट एक्सप्लेनेशन, अफेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है, अब ये भी आपको लिखवाया। कोशिश करना है कि इसको भी जो है ना वो साथ साथ जो है ना एक दफ़ा पहले पॉज करके ये उतार लेना अपने पास, और अब पॉज करके ये उतार लेना। ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पे हमने तकरीबन तकरीबन जो है वो, तकरीबन क्या, तकरीबन पूरी चीज़ें हमने जो है ना वो ओवर हेड ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें वगैरह सारी कंप्लीट कर ली हैं। 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब रहता है सिर्फ आप पे, क्या, आप पे रहता है प्रैक्टिस। सही है, तो आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा आप लोगों का ही फ़ायदा है। हमने सब कुछ देख लिया है, और ये यहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक, ओए होए इतना सारा है ना। चलो भाई, जाओ छुट्टी करो।